भड़कदार एक लिनेन की कमीज, मैचिंग पैंट और उसके साथ पॉलिश किए हुए काबुली सैंडल। और क्या चाहिए? इससे अधिक और ज़रूरत भी क्या है? एक बार किसी तरह इन चीज़ों का प्रबंध हो जाए तो काफ़ी दिनों तक मान मर्यादा की रक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ की ज़रूरत भी होती है, बिना खर्च के ही हो जाता है। धुलवाने या इस्त्री करने के लिए किसी की अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं। वह काम आजकल कायदा मालूम कर गृहस्थों ने आसान कर लिया है। उसी कायदे के बल पर पिछले 1.5 साल से एक ही सूट के सहारे शक्ति के स्टाइल की रक्षा हो रही है। हालांकि प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में केवल एक दिन शहर के बाहर के इस नीड़ से प्रत्येक रविवार को वह कोलकाता चला जाता है। सुना है वहां उसके कोई अमीर मामा मिस्टर NN घोष रहते हैं। नाम के आगे अभी तक मिस्टर लगाते हैं और ऐसे वैसे अमीर नहीं लगते। शक्ति के जो सहकर्मी पड़ोस में रहते हैं ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं शक्ति को, जब वह भड़कदार लिनेन शर्ट और मैचिंग पैंट पहनकर जूते चमकाते हुए मोहल्ले के बीच से निकल जाता है। मामा के बारे में सभी को मालूम है और इतने अमीर मामा गंजी मिल के मजदूर शक्ति को भांजा कहकर स्वीकार करते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि हर हफ्ते के अंत में उसे देखने की बाट जोहते हैं। इसी पर तो आश्चर्य होता है सबको। हालांकि ऐसे मामा के रहते शक्ति की यह हालत क्यों है, यह प्रश्न शुरू में उठा था, मगर शक्ति का कुछ छिपा नहीं। उसने साफ ही मान लिया कि मामा मामी का दुलारा है तो क्या, मेरे भाई ठीक पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता उन्हें। सभी बड़े गण्य मान्य व्यक्ति जो ठहरे MA पास के नीचे कोई नहीं है। मेरी बहन भी BA पास है और वे नॉन मैट्रिक शक्ति को तुच्छ नहीं समझे तो क्या समझे आखिर। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार काम ढूंढ लिया है शक्ति ने। मगर बूढ़े बूढ़ी जब तक जिंदा है हफ्ते में एक बार गए बिना तो नहीं रहा जाता। पहले शक्ति गंजी मिल में काम करता था, वहीं के पाइस होटल में खाता था और रहता था। एक बनी की दुकान में इधर कुछ दिनों से सहकर्मी मित्र राधानाथ के घर में पेइंग गेस्ट है। राधानाथ वहीं का लड़का है, भरा पूरा परिवार है उसका, माँ बहन छोटे 2 भाई। इतने सारे लोगों के लिए घर पर्याप्त नहीं है। घर का एक छोटा सा दालान, फिर भी उसी के भीतर दालान में एक कोने में दोस्त को जगह दे दी उसने। अपने लिए जगह की इतनी कमी है, शायद इसलिए दोस्त को जगह देने में मुश्किल नहीं हुई। शायद बहुत जगह होती तो मुश्किल में पड़ जाता। सुविधा का आस्वादन जिसे हो चुका है वही असुविधा के डर से कांटा बनकर रहता है, और असुविधा ही जिसकी नित्य शादी हो, जिसने जाना ही नहीं सुविधा होती कैसी है, उसे किस बात का डर। शक्ति राधानाथ के मोज़ैक फ्लोर वाले बाथरूम का हिस्सा तो नहीं लेगा और ना ही लेगा उसकी थाल के मक्खन मिठाई का भाग। राधानाथ सड़क के नल पर नहाता है, शक्ति भी वही करेगा। राधानाथ भोर को उठकर बासी रोटी गुड़ के साथ खाकर काम पर जाता है, शक्ति भी वही करेगा। राधानाथ दिन भर की मेहनत के बाद एनामेल के चटक निकले हुए गिलास में चाय लेकर बैठता है और शक्ति भी बैठेगा। फिर चिंता की क्या बात। शक्ति बड़े आदमी का भांजा है तो क्या हुआ, इसके लिए शक्ति कोई अकड़ तो नहीं दिखाता। केवल अमीर मामा के घर सज धज कर जाता है, क्योंकि नहीं जाने से अपनी भी बेइज्जती और उनकी भी, इसलिए ये सजना संवरना। नहीं तो ऐसा मिलनसार लड़का मिलता कहाँ। राधानाथ की माँ कहती लड़का नहीं है, हीरा है हीरा। मगर राधानाथ की बहन कुछ और ही कहती है, मगर कहती है पीछे से। वह बातें खूब करना जानती है, शौकीन भी बहुत है। अपने घर का नाम नीड़ भी उसी का दिया हुआ है। एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में नीड़ लिखकर चिपका दिया है दीवार पर। शाम के समय सड़क के किनारे के 1.5 हाथ उसारे पर संगीत की बैठक जमती है। राधानाथ एक टूटे हारमोनियम के सहारे गीत गाता, शक्ति एक एल्युमिनियम की डेगची पर ठोककर ताल देता है। एक एक करके आ बैठता है पानू, मानिकलाल, सुधीर। कभी खड़े खड़े होकर सुनकर चले जाते हैं तो कभी थोड़ा समय निकालकर बैठ भी जाते हैं। बड़े दिनों से चाहता है कि तबला खरीद कर लाए, मगर नहीं हो पा रहा। इतना बढ़ गया है उसका दाम, क्योंकि आजकल गाने बजाने का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है और तबले का मान भी इसी के अनुसार बढ़ गया है। मामा के लिए एक जोड़े तबले का दाम कुछ भी नहीं है, परंतु यह शक्ति को जचता नहीं। वही हाथ पसारना, उल्टे मुश्किल से कमाए पैसों से छोटे मोटे उपहार खरीद कर ले जाता है उनके लिए। नीचा क्यों दिखाए अपने आप को।
कभी कभी जब बाहर का कोई नहीं होता, राधानाथ की बहन कानन आकर भीतर की तरफ चौखट पर बैठ जाती है। बैठे बैठे शक्ति का डेगची पीटना देखकर हंसी से लोटपोट हो जाती है। हंसते हंसते कहती है, ओ शक्ति, जरा धीरे, गरीब की दाल पकती है, उसमें छेद हो जाए तो सिर्फ भात ही मिलेगा अगले दिन। यह शक्ति से नहीं खाया जाता। तभी कानन उसे चिढ़ाने का जरिया बनाती है। इससे ऊंचे स्तर का मजाक करना सीखा ही कब उसने। कमी तो इनमें हर तरफ से है। कमी है शिक्षा में, बुद्धि में, भंडार में। शायद इसी कारण विधाता ने उनके हृदय के ऐश्वर्य को बड़ा चढ़ाकर दे दिया। नहीं तो भारसाम्य में रहे कैसे? नहीं तो ऐश्वर्यवान लोगों के बगल में टिकेंगे कैसे ये लोग? दुनिया के बाजार की कसौटी पर बुरी तरह से फीके नहीं लगेंगे क्या? राधानाथ की माँ बड़ी सीधी सादी है। बहन कानन बिल्कुल उल्टे स्वभाव की, प्रचंड स्वभाव की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऊपरी आदमी को घर बुलाकर राधानाथ ने उसकी मेहनत 4 गुना बढ़ा दी। यह बात वह रात दिन बड़े आडंबर के साथ सुनाती रहती है, मगर जानबूझकर भी मेहनत करने से पीछे नहीं रहती। ऐसा लगता है उस ऊपरी आदमी के लिए 4 गुना और मेहनत करने से भी चूकेगी नहीं वह। नहीं तो शक्ति के कपड़े साबुन से धोने की, रसोई के बीच में उसके लिए इस्त्री गर्म करने की क्या पड़ी है उसे। राधानाथ कभी कभी इस मुंहफट बहन के स्पष्ट भाषण पर दुखी हो जाता है, मगर जब देखता है शक्ति उन्हें प्रसन्नता से झेल रहा है तो निश्चिंत हो जाता है। गाने समाप्त होते ही कानन उठ जाती सबसे पहले। रात का खाना पकाना उसकी ही जिम्मेदारी थी। इनके उठने से पहले ही जगह ठीक ठाक कर खाना परोसने लगती। खाने बैठता तो शक्ति गला खुलकर बोल उठता, क्या कमाल का खाना बन रहा है। आजकल गनीमत है कि सुबह का खाना मौसी जी बनाती हैं, तभी जिंदा हूं किसी तरह। रसोई से कानन का तीखा स्वर गूंज उठता, लौकी और अरोई से लोगों की बीवियां कौन सा कोरमा पकाएंगी देख लूंगी। हाँ। शक्ति उसी लौकी और अरोई की सब्जी के साथ 8-10 रोटी खा जाता और कहता, छिड़ी बात सभा के बीच, जिसकी बात वही तड़पे। मैंने किसी का नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा। कानन तुरंत जवाब देती, गैंडे का चमड़ा जिसका ना हो उस पर ऐसी बातों का असर तो होगा ही, बल्कि जलन से फोफले भी पड़ जाएंगे। नाम न लेने से क्या समझ में नहीं आता, मेरे सिवा और है ही कौन। शुरू शुरू में राधानाथ ऐसी बातों से सक पका जाता। बहन उसकी थोड़ी प्रखर स्वभाव की है जरूर, मगर किसी बाहरी आदमी से थोड़ा लिहाज नहीं करेगी क्या। वह अभ्यस्त हो गया है, लेकिन हंसकर इस कौतुक का मजा भी लेता है। मगर राधानाथ जब मुंह धोने जाता है तब शक्ति आवाज धीमी करके कहता है, दिन रात किसी का को बीवी का नाम लेकर ताने देने का मतलब। कानन भी आवाज नीची करके चिढ़ाकर बोलती, छिड़ी बात सभा के बीच, जिसकी बात वही तड़पे। मैंने तो किसी को बुला बुला कर नहीं कहा। राधानाथ आ रहा है देखकर जल्दी से बोला शक्ति। इसका जवाब बाकी रहा, अरे कानन, चूल्हे में आग छोड़ी नहीं, हाय हाय मुझे जरूरत थी। अंतिम शब्द जरा आवाज ऊंची करके ही कहा उसने। कानन भी ऊंची आवाज में बोली, आपकी जरूरत का मतलब इस्त्री करना है ना, सो हो गया इसका मतलब इस्त्री करके रखा हुआ है। इतनी तकलीफ करने को किसने कहा तुमसे? किसी ने तो नहीं। मैं किसी के बोलने की परवाह नहीं करती, जो मर्जी में आए सो करती हूँ। शक्ति कुछ और कहने जा रहा था कि राधानाथ आकर बोला, क्या अभी तक झगड़ा चल रहा है? सुबह उठना है कि नहीं? अरे क्या खूब करा दूं। कल कौन सा दिन है? ओह, राधानाथ हंस पड़ा, रविवार है, याद ही नहीं। अरे भाषा में कोई सजावट नहीं, घुमाव नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि सुख दुख आनंद वेदना का प्रकाश ही ना हो। इतनी साधारण बातचीत करके भी उन्हें लगता कि बातें बड़ी मजेदार रही। मजे की बात तो यही है। रविवार प्रातःकाल से ही शक्ति के मामा के घर जाने की तैयारी शुरू होती। पहले सुबह ही निकल जाया करता था, आजकल पता नहीं क्यों देर हो जाती है। फिर भोजन का समय हो जाता है, थोड़ा खा भी लेता है और फिर थोड़ा विश्राम कर तब निकलता है। मगर सुबह से जूते पर पॉलिश चढ़ती है, बालों में साबुन और दाढ़ी पर उस तरह चलता है। निकलते समय कानन एक खिली पान लाकर बोली, साहब को पान चलेगा? पान। शक्ति का चेहरा खुशी से खिल उठता है। पान कहाँ से मिला? पान की जैसा ऐश इस घर में करना मना है, केवल चाय पर ही छूट है। बंकिंगम पैलेस से लेकर पेड़ के तले पर रहे बंकू के परिवार तक चाय को परवैशाधिकार है, पर पान के साथ वह बात नहीं। हाथ में पान थमाकर कानन बोली, मिला कहीं भी? तो अमीर मामा जी के घर चले। शक्ति बोला, बस बूढ़े बूढ़ी जब तक हैं, उसके बाद तो किसके घर फटकने जाता हूँ। सूट तुम पर काफी जचता है। क्यों ना जचे, चेहरा बुरा है क्या? अरे बड़े आए चेहरे वाले, उस पर घमंड भी करते हो? गर्व करने लायक चीज तो है, गर्व करता हूँ। जाओ मामा जी के यहाँ स्वाद बदल कर आना, वहाँ हलवाई ब्राह्मण का पका खाना खाकर आते हो, इसलिए यहाँ के व्यंजन की इतनी निंदा। बस करो, अब झगड़ा नहीं
चलता हूँ, चलता नहीं कहते, कहना चाहिए जाकर आता हूँ। भड़कीले शर्ट पैंट और चमकीले जूते पहनकर मामा के घर के लिए रवाना हो गया शक्ति। पीछे उसारे पर खड़ी होकर काफी देर तक देखती रही कानन। एक समय माँ ने भीतर से पुकार कर कानन, ऐसा लगा कि कानन को सुनाई नहीं पड़ा, मगर थोड़ी देर में अंदर चली भी गई। माँ बोली, बाहर उसारे पर खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी, जरा सांस भी नहीं ले सकती क्या? गायें भी तो एक बार अपने खटाल से निकलती है। माँ सक पका गई। अरे नाराज क्यों होती है? कहीं पड़ोस वाले कुछ बोल ना दे, इसलिए संभालती रहती हूँ। हर एक के लिए कुछ ना कुछ संभलना जरूरी होता है। उधर शक्ति अपने चमकदार सूट को बड़ी कठिनाई से संभालकर गोवा बगान की एक बस्ती के सामने आकर रुका। बस्ती के सामने ही रास्ते का नल है। नल के आसपास भीड़ लगी है, इसलिए महिलाएं भी अधिक है। शक्ति के आते ही एक लड़की एक वयस्क महिला से सहमकर धीरे धीरे बोली, अरे दासू की माँ, तुम्हारा भांजा आया है। दासू की माँ आधी बाल्टी भरते ही उसे उठाकर स्नेह से गदगद स्वर में बोली, आ गए बेटा, चलो ठीक तो हो ना? शक्ति उनके साथ गली में प्रवेश करते हुए बोला, ठीक ही हूँ, अपनी सुनाओ, मामा कैसे हैं? तुम्हारे मामा की बात पूछो मत बेटा, फिर दमे की तकलीफ बढ़ गई है। चौकी के पास एक पैकिंग बक्सा उलट कर रखा था, यही शक्ति के लिए निर्दिष्ट सिंहासन था। इतनी बड़ी नौकरी करता है भांजा। कहाँ की एक गंजी फैक्ट्री का मैनेजर है, जो 2 घंटे के लिए इधर उधर जाने से कारखाने का काम खराब हो जाता है। वही भांजा हर हफ्ते 5 घंटे के लिए कहाँ से इतनी दूर मामा मामी से मिलने चला आता है। ये कोई साधारण बात है क्या? भांजे के इस बड़प्पन से मामा मामी कृतज्ञ है, और जब भी आता है बीमार मामा खाएंगे सोचकर संदेश, अनार, नाशपाती, नारंगी आदि कितना कुछ ले आता है। और कभी कभी मामा को क्या पसंद है देख सुनकर खरीद लेना मामी कहकर नगद रुपए भी दे जाता है। मामा बहुत खुददार है, टूटेंगे मगर झुकेंगे नहीं। बड़े दुख झेलकर कहाँ से कहाँ उतरे, आखिर बस्ती में आकर ठहरे। जीवन स्तर काफी गिर चुका है, परंतु स्वाभिमान खोया नहीं अभी उन्होंने। आर्थिक सहायता के नाम पर शक्ति का पैसा तुरंत वापस कर देते हैं, परंतु उसके अकृत्रिम स्नेह प्रदर्शन के बाद ना नहीं कह सकते हैं। मामा इतने स्वाभिमानी हैं, तभी तो निश्चिंत होकर शक्ति यहाँ आ सकता है, नहीं तो इतने ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले के लिए किसी गरीब रिश्तेदार के घर आना कोई आसान बात है। मामा ने पूछा, तुम्हारी फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? शक्ति हिल डुल कर सीधे तनकर बैठा और बोला, आजकल फिर भी ठीक चल रहा है। हड़ताल भी कुछ कम होने लगी है, इधर सूद भी काफी मिल रहा है, पहले से कहीं अधिक माल भेज पा रहा हूँ। मामा इस कमरे में बिल्कुल ही नहीं जच रहे। सूट बूट पहने शक्ति के सुंदर चेहरे को और स्नेह से दृष्टि से देखकर बोले, फिर तो मेहनत कुछ कम है आजकल, मिल में झंझट भी नहीं है जब। मेहनत? शक्ति हंसकर बोला, मेहनत की बात मत पूछो मामा, बस हफ्ते में 1 दिन आकर मामी के हाथ का भोजन खा लेता हूँ, इसी पर शरीर टिका हुआ है। ऊपर से नीचे तक देखभाल मुझे ही तो करनी पड़ती है। मामी कमरे में नहीं थी। अब एक कप प्लेट में शक्ति के लिए चाय लेकर उन्होंने सामने रखी तो उन्होंने पूछा, चाय के साथ 2 पापड़ लोगे बेटा? शक्ति नाना कर उठा, बोला, नहीं मामी, तुम जरा चैन से तो बैठो। मन ही मन मामी हंस पड़ी। चैन? जब तक इस विशिष्ट अतिथि को खिला पिलाकर विदा न कर सके तब तक चैन कहाँ? मगर इस बेचैनी में भी सुख है, गौरव है। इसी कारण बस्ती के बाकी लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। बगल की खोली वाली शौकीन चंपा बहू चाय की प्याली देती है, अगर चाय भी बना देती है। इधर वाली मोटी भाभी खाना पकाने में हाथ भी बटा देती है। मामी के चूल्हे में आँच ठीक ना होने पर अपना जलता चूल्हा दे जाती है। सिर्फ बूढ़े बूढ़ी की ही तो गृहस्थी है, कितना कुछ नहीं है। भांजे के आते ही सब खबर लेते हैं, कुछ चाहिए या नहीं। पति के डर से सामने कुछ ले नहीं सकती, मगर चोरी छिपे ले लेती है। किसी के घर से 1 टुकड़ा अदरक या 2 प्याज, 2 हरी मिर्च या चुटकी भर 5 फोरन। शक्ति कहता है, पूरी बुरी का झंझट मत करना मामी, रोटी बनाओ रोटी। तुम्हारे हाथ की रोटी, उसका स्वाद भी अलग है। मेरे नालायक रसोइये के हाथ की पूरी तो चमड़ी जैसी लगती है। जी उब गया पूरी खाने से। सुनकर मामी का दिल कचोटता। कितना पैसा खर्च करता है, फिर भी लड़के को अच्छा भोजन नहीं मिलता। सोचती, पति भी इतनी जिद्दी है, बेटा बेटी सब गए, दोनों बूढ़े बूढ़ी भांजे के पास ही पड़े रहते, क्या कोई रहता नहीं? और फिर ऐसा भांजा। शक्ति एक अकेले के पीछे जितना पैसा लुटाता है, उसके आधे खर्च में शारदा 3 आदमी की गृहस्थी चला देती। ऊपर से भोजन भी अच्छा मिलता। बस उनकी जिद ने ही तो सब बर्बाद कर दिया। रोटी, आलू दम, बैगन की भाजी, प्याज से छौंकी हुई मसूर की दाल,
शक्ति बड़े प्रेम से खाता है और उसी के साथ अपने रसोइयों को 4 गालियां भी सुनाता है। सुनकर मामी का दिल भर आता है। स्नेह सरस हो जाता है मामा का मन। बातों ही बातों में रात हो जाती है। शक्ति उठ जाता है और 1.5 घंटे बस पर चढ़कर जाना है कि नहीं। जाने के समय गली से निकलकर सड़क के नल तक मामी साथ आई। इधर उधर के कई लोग ताक झाक कर रहे हैं, हर हफ्ते देखते हैं, फिर भी कौतूहल का अंत नहीं। भड़कदार सूट और चमकदार जूते के विलीन होते ही मामी के पास भीड़ लग जाती है उन लोगों की। मोटी भाभी बोली, आजकल के जमाने में ऐसा लड़का देखने को नहीं मिलता। गरीब माँ बाप को कोई पूछता नहीं, और ये तो मामा मामी है। ललित की माँ ने कहा, मान गई तुम्हारे पति की जिद को, रात सुख भोग सकती थी। शारदा ललाट पर हाथ रखकर बोली, नसीब मेरा, उसी जिद के कारण तो आज ये हाल है। रात को अक्सर कानन दरवाजे पर खड़ी रहती है, क्योंकि शक्ति के बिना संगीत की महफिल जमती नहीं। हफ्ते भर की थकान राधा नाथ की आंखों पर सवार हो जाती है। माँ की बीमार हड्डी, वह तो शाम से ही बिस्तर पर समा जाती है। कानन बोली, आ गए राजभोग खाकर? हाँ आ गया। चलो अच्छा हुआ, आज रात तो चुकंदर अरुई खाने से बच गए। अच्छा, बहुत बोल चुकी, अब जरा हटो, अंदर तो जाने दो। राधा नाथ की तो आधी रात हो चुकी होगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है क्या? कौन सा गीत गाता है राधू? आंखों से चुरा ली नींद है तूने? तत दबी आवाज में डांटकर दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई कानन। ऐसे ही करते हैं वे दिन। राधा नाथ और उसकी माँ के मन में एक दुराशा पलती है। शायद इसी कारण बेटी के विवाह की अधिक चेष्टा नहीं करते। मगर जब शक्ति रूखे बालों को उल्टाकर सूट बूट पहनकर निकल जाता है तो उसके जाने की ओर देखकर दोनों ही लंबी सांसें भरते हैं। इसे बांधा जा सकेगा क्या? हालांकि शक्ति हरदम कहता रहता है, मैं तो गरीब हूँ, गरीब ही रहूंगा, भेष ना बदलो तो भीख भी नहीं मिलती, इसलिए सज धज कर जाना पड़ता है, नहीं तो मेरे भाई लोग गंजी मिल के मजदूर को देखकर नाक सिकोड़ेंगे ना। फिर भी मन में शंका रह जाती है। मगर एक दिन उनके निड़ में आई एक आंधी। शाम के समय प्रतिदिन की तरह गाना बजाना चल रहा था। कमरे की चौखट के पास कानन बैठी थी। शक्ति बड़े जोर के साथ डेगची बजा रहा था। ऐसे में एक रिक्शा आकर खड़ा हुआ। उस पर एक बक्सा, बिछौना और बाल्टी, बर्तन, ऐसे ही कुछ सामान थे। जान पहचान का रिक्शा वाला यहीं कहीं रहता था। वह रिक्शा रोककर पास आया और बोला, देखिए तो राधानाथ बाबू, ये औरत किसे ढूंढ रही हैं? मुझसे बोली, यहाँ जो गंजी मिला उसके मैनेजर के यहाँ जाना है। कितना समझाया, यहाँ मैनेजर कहाँ, वह तो कोलकाता में रहता है, गाड़ी से आता जाता है। कौन सुने मेरी बात, बस वही एक जिद, नाम शक्ति दास, गंजी मिल का मैनेजर, ये उनकी मामी लगती हैं। अरे कहीं हमारे शक्ति बाबू तो नहीं? शक्ति डेगची पर हाथ रखकर सुन होकर देखता रहा। राधानाथ हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, बोला, मामी? शक्ति की मामी? अनजाने में कानन भी बरामदे से फुटपाथ पर उतर आई। राधानाथ ने फुसफुसाकर पूछा, बात क्या है शक्ति? जाकर देख तो कौन है। मैनेजर की मामी तुझे क्यों खोजेगी? क्यों खोजेगी, इसका जवाब कौन देगा? शक्ति में ही अब बोलने की शक्ति कहाँ रही। फिर भी उठना तो पड़ा। राधानाथ के कहने पर रिक्शा के पास जाकर खड़ा होना पड़ा और उसे देखते ही मामी चीख पड़ी, अरे शक्ति बेटा, तेरे मामा मुझे छोड़कर चले गए रहे। आवेश थोड़ा शांत हो जाने पर मामी को उसारे पर लाया गया। कानन भी हाथ पकड़कर लाई। कानन की माँ घबराकर वहीं खड़ी देखती रही। सामान उतारकर रिक्शे को छोड़ दिया। इतनी देर बाद कुछ शांत होकर मामी चारों ओर देखकर कुछ नाराज होकर बोली, ऐसी गंदी जगह में तुम दोस्तों से मिलते हो बेटा? मैं पूरा शहर घूम कर आई। मुंह जला रिक्शा वाला कहता है, मैनेजर कौन? वह यहाँ नहीं रहता, शक्ति दास है, एक है, राधानाथ के घर में रहता है, वह तो मिल का मजदूर है। सुन लो बात। चलो बेटा चलो अपने घर। स्वाभिमानी थे तुम्हारे मामा, कभी किसी के आगे झुके नहीं। मरते समय कह गए कि शक्ति के पास चली जाना। हमारी बस्ती का एक लड़का साथ आकर बस से रिक्शा पर बैठा दिया और भाग गया। बोला, अमीरों के घर मैं नहीं जाऊंगा। शक्ति फिर भी चुप रहा। गर्दन जो एक बार झुकी थी उठाई ही नहीं। फिर मामा के शोक से ज्यादा सदमा पहुंचा क्या? कानन बोली, अच्छा मामी, आप अभी यहीं थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर सही ठिकाने चली जाएंगी। मामी संदिग्ध होकर उन लोगों की ओर देखकर बोली, ना बाबा ना, अब यहाँ आराम करने की जरूरत नहीं, हम दुखी लोग हैं, हमारा आराम क्या। शक्ति चलो बेटा घर चलो। अब शक्ति ने चेहरा उठाया, साफ ठंडे स्वर में बोला, और कहीं मेरा कोई घर नहीं है मामी, यही मेरा ठिकाना है। इन लोगों ने मुझ पर दया की इसलिए यह रह गया। रिक्शे वाले ने तुम्हें ठीक ही कहा था, शक्तिदास मिल मजदूर ही है। आंधी के चपेटे के बाद सब और शांति है। मामी को आश्रय मिल गया।
कानन की माँ के बिछौने में और मामी के सामान को चौकी के नीचे जगह मिल गई। कानन कुछ बताशे और एक लोटा पानी लेकर शक्ति के पास आकर खड़ी हुई। शक्ति के मामा की मौत हुई है, छुटका लगा है, खाया नहीं कुछ भी, सुबह नहाकर तभी खाएगा, थोड़ा पानी पी लो। शक्ति सोया था, हड़बड़ाकर उठ बैठा, बोला, अभी भी तुम मेरा मुंह देख रही है कानन? कानन मुस्कुराकर बोली, क्यों, चेहरे ने क्या दोष किया? इतने बड़े नालायक झूठे का चेहरा देखने से पाप होता है कानन, तुम्हें मुझसे घृणा करनी चाहिए। अब कानन जोर से हंस पड़ी। मूर्ख औरत को इतना उचित अनुचित का ज्ञान कहाँ होता है? वह होता तो बहुत पहले ही घृणा करती। पहले पहले तो तुम बहुत पहले ही समझ गई थी शक्ति। औरत चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, उसे ठगना आसान नहीं होता। यह सब जानबूझकर भी चुप रहती थी। पता है क्यों? कहीं उसका नीड़ बिखर न जाए। शक्ति आवेश में डूबकर बोला, सब समझ गई थी सब, फिर भी मैं, कहकर चेहरा उठाया कानन ने। अचानक कुछ और ढंग से ही हंस पड़ी और हंसी में मूर्ख विद्वान का कोई अंतर नहीं होता।